अपने हक और हकूक़ की बात खुद ही करनी पड़ेगी कि किसी भी ब्राह्मणवादी और ब्राह्मणवादी पार्टी या उसके प्रत्याशी को हम वोट नहीं देंगे। ये तो सिर्फ वोट के लिए हमारा इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही वोट ख़त्म हमारा और उनका रिश्ता ख़त्म, कि आज के बाद किसी भी ब्राह्मणवादी को अपना वोट नहीं देना। आज से ठीक 22 दिन बाद आज़ादी के 76 साल पूरे हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से भाषण देंगे 15 अगस्त को और कहेंगे आज़ादी के 76 साल पूरे हो गए। लेकिन बहुजन समाज के हजारों करोड़ लोग सोच रहे हैं कि उनका अधिकार, उनका हक कब मिलेगा, उनको न्याय कब मिलेगा, हमारे देश में समानता की बात कब होगी। बहुजनों के हकों पर जिस तरीके से लगातार डाका डाला जा रहा है, वो समय कब आएगा जब बहुजनों के हकों पर डाका नहीं डाला जाएगा। मेरे साथ अभी दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट प्रवीण जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आप लोग आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। आज़ादी के 76 साल ठीक 22 दिन बाद पूरे हो जाएंगे, मोदी जी भाषण देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग जैसे लग रहा है भीख मांग रहे हैं, भैया हमें हमारा अधिकार दे दो। मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आप अपनी बातों में ही मेरे बातों का जवाब दे दिया है कि जैसे हम लोग भीख मांग रहे हैं। ज़रूरत इस बात का है कि भीख हम क्यों मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों द्वारा की हुई गलतियों को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। और अब हम मांगेंगे नहीं, बल्कि हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे और घर घर जा कर के हम अपने आंदोलन के माध्यम से अपने लोगों को जगाने और बताने का काम करेंगे कि आप लोग आज से यह प्रण कर लो कि आज के बाद किसी भी ब्राह्मणवादी को अपना वोट नहीं देना, क्योंकि 75 साल में हमारे पूर्वजों ने बड़े ही शालीनता से उनको वोट दी है, जिसका नतीजा आज के तारीख में भी जब हमारे बच्चों के ऊपर अन्याय और अत्याचार होता है तो हमें अपने हक और हुकूक के लिए जब थाने में जाते हैं तो हम लोगों को वहाँ गिड़गिड़ाना पड़ता है। गिड़गिड़ाना ही नहीं पड़ता है, जब हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होता है तो उसमें एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम लोगों को प्रोटेस्ट और प्रदर्शन करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मांगने से नहीं मिलेगा, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों को, अपने लोगों को विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में पहुंचाकर अपने हक और हकूक़ की बात खुद ही करनी पड़ेगी, मांगने से नहीं मिलेगा। अगर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं तो मैं आपको लेकर चलता हूं फ्लैशबैक में जंतर मंतर पर। वहां पर आपने देखा तकरीबन जो है कि 1 महीने ज़्यादा वक्त तक वहां पर आंदोलन चला, 35 दिनों तक आंदोलन चला और उसमें क्या नतीजा निकला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्रजभूषण के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन कानून कहता है एक्यूज्ड को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस डिटेन तक नहीं करती साहब। यही तो प्रजातंत्र है कि जब चाहें, जैसे चाहें, अगर आप पावर में हैं तो कानून को अपने हिसाब से लोग बदल देते हैं और बेशर्म सरकारें उनको फेवर करती है जो अक्यूज्ड होती हैं। तभी तो मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूं कि जब तक विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में आपकी संख्या नहीं होगी तो आप कैसे तय करेंगे कि जुडिशरी में कैसे लोग होने चाहिए, आप कैसे तय करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी में कैसे लोग होने चाहिए, आप कैसे तय करेंगे कि मीडिया में वो लोग कौन होने चाहिए जो आपकी आवाज़ को उठाए। जब तक आपके आवाज़ उठाने वाले लोग व्यवस्था में नहीं होंगे, आपके साथ हमेशा इसी प्रकार का व्यवहार होता रहेगा। लेकिन सवाल ये भी है, आपके ही समाज के लोग चंद फायदों के लिए पार्टियां बदल देते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अभी ताज़ा उदाहरण मैं आपको दे दूं, ओम प्रकाश राजभर, मांझी, ये कौन से लोग हैं? क्या ये लोग दलित पिछड़े नहीं हैं? तो ये लोग क्या हैं? बहुत अच्छी बात कही। इसकी भी हम लोगों ने एक व्यवस्था करके रखी है। देखिए, हम आज के तारीख में चूँकि एकत्रित, संगठित और जागरूक लोग नहीं हैं, तो हम सबसे पहले अपने लोगों को जागरूक करेंगे और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे जिसमें दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी का उनकी अपनी सरकार होगी। लेकिन ये आगे की बात है। अब आज के तारीख में हम आज देशवासियों से बस इतना निवेदन करना चाहते हैं कि आज के तारीख में आप प्रण कर लो और कसम खा लो कि किसी भी ब्राह्मणवादी और ब्राह्मणवादी पार्टी या उसके प्रत्याशी को हम वोट नहीं देंगे।
उनके साथ रिश्ते अच्छा रखना। उनके कसम क्या होता है, कसम क्या होता है? क्या ये ब्राह्मणवादी शब्द नहीं है? आप बार बार कह रहे हैं कि ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी, तो कसम का ब्राह्मणवादी नहीं है? कसम कहने का मतलब, चूंकि ये प्रचलित एक शब्द है जिसका कि हमारे लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे, एक प्रण करना है हम लोगों को, और यह तय करना है कि आज के बाद हम जब भी किसी को वोट देंगे तो किसी भी बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का वोट देंगे। जब विधानसभा में हमारी संख्या बहुतायत, चाहे एनडीए में भले हो, वो चाहे एनडीए में हो चाहे इंडिया में हो। देखिए ये बात आपने बहुत अच्छी कही। एनडीए और इंडिया की लड़ाई लड़ने के लिए आज के तारीख में बहुजन बहुत अच्छे तरीके से सजग नहीं है और तैयार नहीं है। हाँ, अभी ज़रूरत इस बात का है कि अभी इंडिया का समर्थन इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुजनों की भी सहभागिता अच्छी तादाद में है। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे भी बेईमान लोग हमारे हो जाते हैं जो सत्ता के लोभ में अपने पाला बदल लेते हैं और अपने फ़ायदे के लिए बदल जाते हैं। चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि अपने लोगों को जब वहाँ पहुँचाएंगे तो एक न एक दिन तो उनकी भी ज़मीर जागेगी, और जब हम बहुतायत में होंगे, जब हमारे ऊपर उनका दबाव ख़त्म हो जाएगा, जब हमारी संख्या इतनी हो जाएगी कि हम बहुमत में अपने आप आ जाएंगे, तो हमारे लोग हमारी बात करने लगेंगे और फिर वो हमारे लिए कानून वहाँ बैठकर बनाएंगे। लेकिन नड्डा साहब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो ओबीसी हैं, आपको और क्या चाहिए बताइए? ओबीसी देश का प्रधानमंत्री है, फिर भी आप लोग ना जाने का एजेंडा सेट कर रहे हैं, नैरेटिव सेट करने काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं नड्डा जी। नड्डा जी का तो काम ही है लोगों को गुमराह करने का। गुमराह करते हो लोग? इसमें कहीं कोई शक है? पिछले 75 साल से इस देश की 90% आबादी ब्राह्मणवादियों को सरकार में लाने का काम किया, और 75 साल बाद भी अगर उनको उनका हक न मिले, उनके लोगों को सताया जाए, तो हम इन ब्राह्मणवादियों को सताने वाले लोग नहीं, बेईमान नहीं, मक्कार नहीं, तो और क्या कहेंगे? आप ही समझा दो मुझे। मतलब भरोसा नहीं है इस सरकार पे? मनुस्मृति एक किताब है, अगर आपने नाम सुना है, मनुस्मृति के 4थे अध्याय में 80वां श्लोक में लिखा हुआ है कि किसी भी शूद्र वर्ण के लोगों को कभी भी अच्छी सलाह नहीं देनी चाहिए। तो ये ब्राह्मणवादी लोग आज हमें अच्छी सलाह कैसे देंगे? ये तो सिर्फ वोट के लिए हमारा इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ही वोट ख़त्म हमारा और उनका रिश्ता ख़त्म। हमारा उनका तो रिश्ता ही सिर्फ वोट का रिश्ता है। बहुत, लेकिन एक बात बता दीजिए कि इंडिया का आप समर्थन कर रहे हैं खुल के, इंडिया का समर्थन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी उसमें कौन सी है? पंडित राहुल गांधी वाली पार्टी है। बहुत अच्छी बात कही है। कल मैंने मीडिया से बात की थी और उसमें मैंने अपनी बात रखी है। मैंने कहा कि वर्तमान समय में चूंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो एक बड़ा मॉन्स्टर को छोड़कर हम छोटा मॉन्स्टर को साथ देते हैं। लेकिन मैंने अपने लोगों को हिदायत दी है कि ये भी तत्कालिक है, टेम्पररी है, ये परमानेंट व्यवस्था मैंने आपको नहीं बताई है। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन एकत्रित हो जाएंगे हम सिर्फ बहुजनों को वोट करेंगे। आज चूंकि हमारे पास वो व्यवस्था अवेलेबल नहीं है, तो हम चलो बड़े से ऑप्शन बनिए ना, ऑप्शन बनिए। आप देखिए महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की बात होती थी, नरेंद्र मोदी का ऑप्शन बन करके आए, सरकार बदल गई। हालांकि नरेंद्र मोदी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर कांग्रेस चलती थी। सवाल अब ये है ना कि कांग्रेस शासनकाल हमने देख लिया, आपने देख लिया, देशवासियों ने देख लिया, और बीजेपी सरकार आ गई, सत्ता बदल गई। दिल्ली में किस तरीके से आपने देखा कि अन्ना हजारे आते हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब ऑप्शन क्यों नहीं बनवाते आप लोग? ऑप्शन क्यों नहीं बनाते? ऑप्शन क्यों नहीं बनते? बहुजन समाज जानना चाहता है, वो मजबूर हो गया, वो परेशान हो गया है। पहले ही कहा जाता था कि बताइए उत्तर प्रदेश की आप बात कीजिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप सपा कोड कीजिए, बसपा कोड कीजिए, ये सब लोग जाकर दिल्ली में कांग्रेस समर्थन करेंगे। इससे अच्छा हम बीजेपी कोड क्यों ना करें? देखिए बहुत अच्छी बात कही है आपने, और मुझे लगता है कि आप बहुजनों के मुद्दे को वाकई और अच्छे तरीके से समझते हैं। और उसमें एक बात हम लोगों को सही समझना पड़ेगा सही तरीके से। आज के तारीख में हमारा अपना मीडिया हाउस नहीं है। कब तक कोसेंगे कब तक? सवाल है सर, मीडिया हाउस क्यों नहीं बनाते हैं?
तभी तो हम कहते हैं कि अभी आज के तात्कालिक या वर्तमान व्यवस्था में अपने लोगों को सरकार में लेके आओ। जब हम आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, संपूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद हम सारी व्यवस्थाओं के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। आपका समाज तो सर एक बोतल टॉनिक पा जाता है रात में और 1 किलो चिकन, सुबह गया बटन दबा के चला आया। मुझे माफ़ कीजिएगा, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन सच है नहीं है, सच है नहीं है सर? मैं इस बात को सच नहीं मानता हूं। नहीं मानते सच? उसका कारण मैं बता देता हूं। देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका अनुभव बहुत छोटा सा हूँ, मैं बहुत छोटा सा हूँ, हमारे सीनियर है शंभू सर, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ क्या सच नहीं है? देखिए, मैं इस बात को से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मेरा ये मानना है, जैसे देखिए मैं उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसी दिल्ली में पहले एमसीडी में बीजेपी थी, उससे पहले सरकार में, दिल्ली के सरकार में कांग्रेस थी। क्या कांग्रेस की सरकार से आम आदमी पार्टी के पास पैसा इतना ज़्यादा आ गया कि वो दारू पिला करके लोगों को खरीद लिया? नहीं। मेरा मानना है कि अगर हमारे बहुजन समाज के लोगों को आप इस बात से कन्विंस कर लेते हो कि हम सरकार में आएंगे और आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो वो उसी को वोट देते हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। नहीं रखते, लेकिन एक बात बता दीजिए ईमानदारी के साथ, उत्तर प्रदेश में बहुजनों की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है या नहीं है? ये एक सवाल है। मेरा मानना है कि बहुजन की पार्टी वो पार्टी होगी जिस पार्टी के 5 प्रमुख नेताओं में अगर 4 व्यक्ति बहुजन समाज का होगा, वही पार्टी या उस पार्टी का प्रत्याशी बहुजन समाज का हो सकता है। अदरवाइज तो वो वैसे ही लोग होंगे, जैसा आप कह रहे हो कि वो सत्ता परिवर्तन कर लेते हैं, वो लोभी लालची लोग हो सकते हैं। इसीलिए मैं किसी का नाम लेते हुए बिना आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज की पार्टी वो पार्टी होगी जिसमें 5 प्रमुख नेताओं में अगर 4 व्यक्ति बहुजन समाज का है, 90% आबादी वाले लोग हैं, वो पार्टी बहुजन समाज की पार्टी होगी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो तमाम पंडित हैं, राजनीतिक पंडित, ये लोग साफ तौर पे कहते हैं कि जो 5 किलो राशन था ये बहुत ज़्यादा असर किया है, चाहे वो यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, सब तक पहुंच रहा है। और बहुजन समाज यही कह रहा था कि पहली बार कोई सरकार आई जो फ्री में 5 किलो राशन दे रही है प्रति व्यक्ति के हिसाब से। तमिलनाडु चले जाइए, उस सरकार का उदाहरण दीजिए। तमिलनाडु में आज के तारीख में 15 किलो आटा और 5 किलो चावल मिलता है, और पर व्यक्ति, और जिसको अगर चावल नहीं चाहिए तो उसको फिर से आटा मिल जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तमिलनाडु में तो 20 किलो दिया जा रहा है और सरकार वही पैसा से दिया जा रहा है जो लोगों का टैक्स का पैसा होता है। तो ये, हाँ, मैं मानता हूँ कि लोग इन बातों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो बहुजनों की पार्टी थी। अगर बहुजनों की पार्टी होती तो वो अपने 5 प्रमुख नेताओं में कम से कम 4 लोग बहुजन लोगों को रखता। अगर और इसको विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा, जिस राजनीतिक पार्टी को अगर वो सरकार में आ जाती है और सरकार में आने के बाद वो कई लोगों को नॉमिनेट करती है, और नॉमिनेशन में अगर 90% आबादी वाले लोग 90% की संख्या में हों, तो वो राजनीतिक पार्टी वास्तविक में बहुजनों की पार्टी होगी। वास्तविक में बहुजनों की पार्टी वो पार्टी होगी जो पार्टी जब चुनाव का समय आता है तो प्रत्याशियों का जब चुनाव करता है, अगर उसमें 90% टिकट वो बहुजन, 90% आबादी वाले लोग, SC, ST, OBC और डायमंड परिवार के लोगों को दे, तब मैं समझूंगा कि वो पार्टी डायमंड परिवार की पार्टी है या बहुजनों की पार्टी है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की पार्टी। चौथा मेरा ये कहना है कि जितने भी उस राज्य का बजट है, उस राज्य के बजट का जितना भी पैसा टेंडर के माध्यम से खर्च होता है, अगर उसका 90% रुपया बहुजनों के माध्यम से, बहुजन ठेकेदारों के माध्यम से खर्च होती है, तब मैं समझूंगा कि वो राजनीतिक पार्टी बहुजनों की राजनीतिक पार्टी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक पार्टी बहुजनों की राजनीतिक पार्टी है कि नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वकील साहब हैं, जो सवाल थे थोड़े बुरे लग सकते हैं, कड़वे लग सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज के लोगों में मन में ही सवाल होता है कि वे लोग तो
एक बोतल टॉनिक बिक जाते हैं, किलो मुर्गे बिक जाते हैं और ना जाने क्या क्या हो जाता है। और उसका जवाब वकील साहब ने दे दिया है। इनकी बातों से आप सहमत और असहमत दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वकील साहब सच बोल रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।